हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम जनरल फाइनेंशियल रूल्स का चैप्टर 9 स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर 9 लेंथी है तो ये 2-3 पार्ट्स में कवर होगा। चैप्टर 9 इज़ रिगार्डिंग ग्रांट्स इन एड एंड लोन्स। जो गवर्नमेंट ग्रांट्स और लोन्स देती है उनका प्रोसीजर और रूल्स हमें पढ़ने हैं। तो स्टार्ट करने से पहले आपको डिफरेंस पता होना चाहिए ग्रांट्स और लोन्स में। जो ग्रांट्स होती हैं वो एक टाइप की हेल्प होती हैं, तो इन्हें रीपे नहीं किया जाता, लेकिन लोन्स को रीपे किया जाता है और इन पे इंटरेस्ट भी चार्ज किया जाता है। तो स्टार्ट करते हैं ग्रांट्स इन एड। पहले हम ग्रांट्स इन एड पढ़ेंगे, फिर हम लोन्स पढ़ेंगे। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया किन किन को ग्रांट इन एड मनी दे सकती है? इंडिविजुअल्स को, स्टेट गवर्नमेंट को, और गवर्नमेंट या नॉन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस को, लोकल बॉडीज़ को, इन सबको ग्रांट इन एड मनी दी जाती है। अब हमें पढ़ना है ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में। ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशंस वो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो सेल्फ गवर्निंग होती है। जब भी कोई न्यू ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन सेटअप की जाती है किसी मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट के द्वारा, तो कैबिनेट का अप्रूवल लेना पड़ता है। और किसी एग्जिस्टिंग ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन में कोई न्यू रीजनल ऑफिस या सब ऑफिस खोलना होता है, तब किसका अप्रूवल लिया जाता है? कंसर्न्ड मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट का, आफ्टर कंसल्टेशन विद मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। और ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन का अगर कॉर्पस सेटअप करना होता है, अगर उस कॉर्पस को बजटरी एलोकेशन से क्रिएट किया जाए तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का अप्रूवल लिया जाता है। और अगर उस कॉर्पस को इंटरनल एक्रूअल्स मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी खुद की जो मनी है, खुद की अर्निंग्स है, उससे कॉर्पस क्रिएट किया जाए, तब कंसर्न्ड मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट का अप्रूवल लिया जाता है। तो आपको ये पॉइंट्स याद रखने हैं। जब भी कोई न्यू ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन सेटअप की जाती है तो कैबिनेट का अप्रूवल लिया जाता है। अगर किसी एग्जिस्टिंग ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन में कोई न्यू रीजनल ऑफिस या सब ऑफिस खोला जाता है, तब कंसर्न्ड मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट का अप्रूवल लिया जाता है आफ्टर कंसल्टेशन विद मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। और अगर ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन का कॉर्पस सेटअप किया जाता है तो उसके लिए 2 कंडीशंस हैं। अगर उस कॉर्पस को बजटरी एलोकेशन से क्रिएट किया जाए तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का अप्रूवल लेना पड़ेगा। अगर कॉर्पस को इंटरनल एक्रूअल्स से बनाया जाए तो कंसर्न्ड मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट का अप्रूवल लेना पड़ता है। जो ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशंस को 5 करोड़ से ज़्यादा एनुअल बजटरी सपोर्ट मिलता है, उन्हें कंसर्न्ड मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट के साथ MOU साइन करना पड़ता है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। तो आपको ये याद रखना है कौन सी ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशंस को? जिनको 5 करोड़ से ज़्यादा पर एनम बजटरी सपोर्ट मिलता है। और जो ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशंस की रेवेन्यू जनरेशन के सोर्सेज होते हैं या जो वो यूज़र चार्जेस लगाते हैं, उनको रिव्यू किया जाता है गवर्निंग बॉडी के द्वारा। और कब किया जाता है? कम से कम साल में एक बार, यानी कि एटलीस्ट वंस अ ईयर। जो ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उनकी फाइनेंशियल मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? CEO की, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की। ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशंस का पीयर रिव्यू भी किया जाता है, और ये 3 साल में भी कर सकते हैं या 5 साल में, डिपेंड करता है उस ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन के साइज़ पे। यानी कि साइज़ पे डिपेंड करेगा कि जो पीयर रिव्यू है वो 3 साल बाद होगा या 5 साल बाद। जब भी किसी ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन को कोई ग्रांट रिलीज़ की जाती है तो ये देखा जाता है कि जो कैश बैलेंस है वो 3 महीनों की रिक्वायरमेंट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यानी कि जब भी किसी ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन को ग्रांट रिलीज़ की जाती है तो सबसे पहले ये चेक किया जाता है जो कैश बैलेंस है वो 3 महीनों की रिक्वायरमेंट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये आपको कंडीशन पता होनी चाहिए। नेक्स्ट चीज़, जब भी किसी बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन के लिए ग्रांट दी जाती है तो उस बिल्डिंग की ओनरशिप किसको जाएगी? गवर्नमेंट को या ग्रांटी इंस्टीट्यूशन को? ये कौन डिसाइड करेगा? सैंक्शनिंग अथॉरिटी। जिस अथॉरिटी ने ग्रांट सैंक्शन किया है वो डिसाइड करती है कि बिल्डिंग किसकी होगी, किसके पास उसकी ओनरशिप होगी, गवर्नमेंट के पास या फिर ग्रांटी इंस्टीट्यूशन के पास। लेकिन जो रिपेयर एंड मेंटेनेंस का काम होगा उस बिल्डिंग का, वो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी? ग्रांटी इंस्टीट्यूशन की। चाहे ओनरशिप किसी की मर्जी के पास जाए, लेकिन रिपेयर एंड मेंटेनेंस का काम कौन देखेगा? गारंटी इंस्टीट्यूशन। नेक्स्ट इज,
अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को, किसी एंटिटी को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ग्रांट लेनी होती है तो उसे अपनी रिक्वायरमेंट सबमिट करनी पड़ती है डिटेल्स के साथ। और कब? सितंबर मंथ में, प्रीसीडिंग ईयर के सितंबर मंथ में उन्हें अपनी रिक्वायरमेंट सेंड करनी पड़ेगी। फिर गवर्नमेंट इस पे डिसीजन लेती है अप्रैल में। अप्रैल मंथ में गवर्नमेंट इसका डिसीजन लेगी कि एक्सेप्ट करती है, अप्रूवल देती है उसको, क्या नहीं देती। नेक्स्ट चीज़, सैंक्शनिंग अथॉरिटी को ये इंश्योर करना होता है कि ऐसे इंस्टीट्यूशंस जैसे कि जिनमें 20 से ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉय किया जाए रेगुलर बेसिस पे, और उनकी 50% से ज़्यादा जो रेकरिंग एक्सपेंडिचर है वो ग्रांट से हो रहा है, या फिर ऐसे इंस्टीट्यूशंस जो रजिस्टर्ड सोसाइटीज़ होती हैं या कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होती हैं और उनमें 20 लाख या 20 लाख से ज़्यादा का एनुअल ग्रांट लिया जाता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से। ऐसे इंस्टीट्यूशंस को जब भी सैंक्शनिंग अथॉरिटी ग्रांट देती है तो उस ग्रांट की टर्म्स एंड कंडीशंस में एक क्लोज डाला जाता है कि एससी, एसटी और ओबीसी कैटेगरी की लोगों के लिए रिजर्वेशन हो उनकी इंस्टीट्यूशन में। मतलब उनकी इंस्टीट्यूशन में जो पोस्टें होती हैं उनमें एससी, एसटी या ओबीसी कैटेगरी के लिए सीट्स रिजर्व की जाएं। तो किन किन इंस्टीट्यूशंस के लिए कंडीशन है? जिन इंस्टीट्यूशंस में 20 से ज़्यादा पीपल को ऑन दी रेगुलर बेसिस एम्प्लॉय किया जाता है और 50% से ज़्यादा उनका रेकरिंग एक्सपेंडिचर ग्रांट्स से किया जाता है, ऐसे इंस्टीट्यूशंस। पहले तो ये हो गए। और दूसरे कौन से? जिनकी जो रजिस्टर्ड सोसाइटी हो या कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हो और उनमें 20 लाख या 20 लाख से ज़्यादा मनी रिसीव की जाए फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। तो ऐसे इंस्टीट्यूशंस को जब भी ग्रांट दिया जाता है तो उनके ग्रांट की टर्म्स एंड कंडीशंस में ये क्लोज डाला जाता है कि उन्हें एससी, एसटी और ओबीसी कैटेगरी के लोगों के लिए सीट्स रिजर्व करनी होती हैं। ठीक है। नेक्स्ट इज ग्रांट्स टू वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस। तो हमें देखना है कि वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस को कितना ग्रांट दिया जाता है। जो वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उनको ग्रांट कितना दे सकते हैं? जो उनकी पे एंड अलाउंसेस का खर्चा होता है उसका 25% से ज़्यादा ग्रांट हम नहीं दे सकते। यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उनको ग्रांट कितना दे सकती है? 25% उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन का एक्सपेंसेस होता है उससे कम, उससे ज़्यादा कभी भी नहीं दे सकती। यानी कि ग्रांट शैल नॉट एक्सीड 25% ऑफ एक्सपेंडिचर। और ये वाली ग्रांट प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस को नहीं दी जाती एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडिचर के लिए। और जब भी वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस को ग्रांट दी जाती है तो जो ऑर्गेनाइजेशन है वो ग्रांट ले रही होती है उसे एक बॉन्ड एग्जीक्यूट करना पड़ता है। और अगर वो उस बॉन्ड को कंप्लाई नहीं करती, बॉन्ड के अकॉर्डिंग वर्क नहीं करती, तो उसे पेनल्टी चार्ज की जाती है एट 10%। जितने अमाउंट का ग्रांट होता है उससे 10% पेनल्टी चार्ज की जाती है। तो आपको ये सब ध्यान रखना है। और जो बॉन्ड की एग्जीक्यूशन की स्टैंप ड्यूटी की कॉस्ट होती है वो कौन बियर करता है? गवर्नमेंट। ये वाला बॉन्ड किन ऑर्गेनाइजेशंस के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है? इन जैसे क्वासी गवर्नमेंट और इंस्टीट्यूशंस होते हैं, सेंट्रल ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, या फिर ऐसे इंस्टीट्यूशंस जिनका बजट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अप्रूव करती है, ऐसे इंस्टीट्यूशंस को बॉन्ड एग्जीक्यूट नहीं करना पड़ता। तो आपको ये भी ध्यान रखना है, क्वासी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस को, सेंट्रल ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशंस को, और या फिर ऐसे इंस्टीट्यूशंस जिनका बजट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अप्रूव करती है, उन्हें ये बॉन्ड नहीं एग्जीक्यूट करना पड़ता। नेक्स्ट इज GFR 21। GFR 21 में क्या होता है? रजिस्टर ऑफ ग्रांट्स बनाया जाता है और इसे मेंटेन कौन करता है? सैंक्शनिंग अथॉरिटी। तो GFR 21 क्या है? रजिस्टर ऑफ ग्रांट्स का, और इसे मेंटेन कौन करता है? सैंक्शनिंग अथॉरिटी। सॉरी, अभी आगे के इसके टॉपिक ग्रांट्स इन एड के बाकी हैं, इसे हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। थैंक यू।